दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे एक बात तो साफ हो गई है, भारत चुप जरूर था लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। ईरान से लेकर जापान तक अब एक के बाद एक ऐसे कदम दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि नई दिल्ली हर फैसला अपनी रणनीति और अपने हित देखकर ले रही है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। ईरान ने निमंत्रण भेजा, लेकिन किसे जाना है और किसे नहीं, इसका फैसला आखिरकार भारत को ही करना था। और अब जम्मू कश्मीर के दो बड़े शिया नेताओं को ईरान जाने की मंजूरी नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब ईरान खुद उन्हें बुला रहा था तो फिर भारत सरकार ने क्लियरेंस क्यों नहीं दी? इसके पीछे की पूरी वजह समझेंगे। लेकिन मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। भारत और जापान तेजी से करीब आ रहे हैं और इस बढ़ती साझेदारी ने चीन को परेशान करना शुरू कर दिया है। बीजिंग ने अब इस रिश्ते को लेकर ऐसी आपत्ति जताई है जिससे पता चलता है कि भारत जापान की बढ़ती नजदीकी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा यूपीआई को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारत का पेमेंट सिस्टम अब ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क के साथ ऐसा कदम उठा रहा है जिससे विदेशों में यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। और आखिर में बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की, जिसे लेकर आरबीआई ने नए आंकड़े जारी किए हैं। तो अपडेट्स कई हैं, लेकिन शुरुआत उस फैसले से करते हैं जिसमें ईरान का निमंत्रण होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं को जाने की मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के एक बड़े शिया धर्मगुरु ईरान जाने के लिए पहुंचे, लेकिन वह विमान में बैठ पाते उससे पहले ही इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनका सफर रोक दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पासपोर्ट भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए श्रीनगर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया। जिन्हें रोका गया उनका नाम आगा सैयद हसन अल मुसावी अल सफवी है और वह अकेले नहीं है। कश्मीर के एक और शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी भी ईरान नहीं जा पाए। अब यह पूरा मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से किसी सामान्य कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जा रहे थे। इन्हें बाकायदा ईरान की तरफ से आयतुल्लाह खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, यानी तेहरान बुलाने के लिए तैयार था। लेकिन भारत से निकलने की मंजूरी नहीं मिली और बस यहीं से इस फैसले के पीछे की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या दोनों नेताओं को रोकने के पीछे कोई सामान्य कानूनी या इमिग्रेशन से जुड़ा मामला है, या सरकार ने उनके पुराने राजनीतिक संबंधों और कश्मीर की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है? क्योंकि आगा सैयद हसन सिर्फ एक धार्मिक चेहरा नहीं है। कश्मीर की शिया आबादी के बीच उनका खासा प्रभाव माना जाता है और उनका नाम लंबे समय तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ा रहा है। कश्मीर की राजनीति में भी वह कोई अनजान चेहरा नहीं रहे हैं। धार्मिक मामलों के साथ साथ अलगाववादी राजनीति के संदर्भ में भी उनका नाम पहले कई बार सामने आता रहा है। इसलिए दो बड़े शिया नेताओं को ठीक ऐसे समय ईरान जाने से रोकना जब उन्हें वहां से आधिकारिक निमंत्रण मिला हुआ था, इसे सिर्फ एक सामान्य एयरपोर्ट घटना मानकर नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। अब यहाँ एक बात बहुत साफ तरीके से समझने की जरूरत है। भारत ने ईरान जाने वाले हर कश्मीरी नेता को नहीं रोका। अगर ऐसा होता तो कहा जा सकता था कि सरकार ने पूरी यात्रा पर ही रोक लगा दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती, इमरान अंसारी और जम्मू कश्मीर से कुछ दूसरे लोग ईरान पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने निजी या राजनीतिक कारणों से खुद यात्रा नहीं की। यानी फैसला सबके लिए एक जैसा नहीं था। जिसका मामला जैसा था उसे उसी हिसाब से देखा गया। अब इसी बात को ध्यान में रखकर मसरूर अब्बास अंसारी का बैकग्राउंड देखिए। वह जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन हैं और उन्होंने ईरान के कौम में धार्मिक शिक्षा हासिल की है। उनकी संस्था का नाम पहले हुर्रियत और अलगाववादी नेटवर्क के संदर्भ में भी सामने आता रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर सरकार पहले भी इस संगठन पर कार्रवाई कर चुकी है और इसे यूएपीए के तहत प्रतिबंधित भी किया गया था। दूसरी तरफ आगा सैयद हसन का मामला है, जिन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पासपोर्ट भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब इस मामले में उनके बेटे आगा मुंतजिर मेहदी की तरफ से एक अलग दावा सामने आया है। मुंतजिर मेहदी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के विधायक हैं। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनके पिता से कहा था कि ईरान पहुंचने के बाद वह भारत की आधिकारिक स्थिति के खिलाफ कोई बयान न दें और कश्मीर में गिरफ्तारियों या दूसरे संवेदनशील मामलों को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचें। उनका दावा है कि आगा हसन ने अधिकारियों से कहा कि वह केवल अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी शर्त को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद उनके बेटे के मुताबिक यात्रा रोक दी गई और पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया। हालांकि यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, इस दावे पर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इसलिए घटना के इस हिस्से को फिलहाल एक पक्ष के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ जरूर होती है।
ईरान जाने पर कोई सामूहिक रोक नहीं थी। कुछ लोग गए, कुछ ने खुद यात्रा रद्द की और 2 लोगों को मंजूरी नहीं मिली। इसलिए संभव है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हर व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड, राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को अलग अलग देखकर फैसला लिया हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोगों की विदेशी यात्राओं पर एजेंसियों की नजर रहती है जिनका नाम पहले अलगाववादी संगठनों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में सामने आता रहा हो। और इस पूरे मामले से भारत का रुख भी काफी स्पष्ट दिखाई देता है। ईरान के साथ रिश्ते अपनी जगह हैं, भारत उन्हें आगे भी मजबूत रखना चाहता है, लेकिन कश्मीर, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा का सवाल आएगा तो वहाँ रिश्तों के नाम पर कोई छूट मिलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या इन दोनों नेताओं का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें रोकने का फैसला सही था, या आधिकारिक निमंत्रण मिलने के बाद उन्हें ईरान जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अगले कुछ दिन भारत की कूटनीति के लिए काफी हलचल भरे रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को एक लंबे विदेशी दौरे पर निकल रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देश शामिल हैं। लेकिन इस दौरे को सिर्फ 3 देशों की सामान्य यात्रा समझना सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों जगह भारत की जरूरत और एजेंडा बिल्कुल अलग है। इंडोनेशिया के साथ भारत की बातचीत का बड़ा हिस्सा समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर टिक सकता है। ब्रह्मोस समेत भारतीय रक्षा उपकरणों को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। यहाँ मामला हथियारों का नहीं, बल्कि उन संसाधनों का है जिनकी जरूरत आने वाले वर्षों में भारत को बहुत बड़े स्तर पर पड़ने वाली है। यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स इस बातचीत के केंद्र में रह सकते हैं। इसके बाद 10 जुलाई को प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचेंगे, जहां भारत का जोर व्यापार, निवेश और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है। 11 जुलाई को यह दौरा पूरा हो जाएगा। अब इन तीनों देशों में कौन से समझौते जमीन पर उतरते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इसी बीच चीन का ध्यान भारत की एक दूसरी साझेदारी पर अटक गया है, और वह है जापान। हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची भारत आई थीं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा चिंता शायद उन समझौतों से है जिनका असर सीधे उसकी आर्थिक ताकत पर पड़ सकता है। बीजिंग की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि देशों का आपस में सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। अब चीन ने यह नहीं बताया कि वह तीसरा देश कौन है, लेकिन भारत जापान साझेदारी में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसका जवाब उन सेक्टर्स में छिपा है जहां दोनों देश साथ काम बढ़ा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर ये केवल व्यापार की चीजें नहीं हैं। आज मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस सिस्टम्स तक इनकी जरूरत हर जगह है, और इस पूरी सप्लाई चेन के बड़े हिस्से पर अभी चीन का दबदबा है। यहीं भारत और जापान का मेल चीन के लिए चिंता का कारण बन सकता है। जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत के पास बड़ा बाजार, तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बड़े पैमाने पर उत्पादन खड़ा करने की क्षमता। अगर दोनों देश मिलकर चीन के बाहर एक मजबूत सप्लाई नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, तो इसका असर सिर्फ भारत और जापान तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की कई कंपनियों को भी एक नया विकल्प मिल सकता है, और भारत के लिए इसका सीधा फायदा ये होगा कि जिन जरूरी चीजों के लिए आज हमें चीन की तरफ देखना पड़ता है, धीरे धीरे उनका विकल्प अपने देश या भरोसेमंद साझेदार देशों से तैयार किया जा सकेगा। इसलिए चीन का बयान दिलचस्प है। सामने से कहा जा रहा है कि सहयोग अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह चिंता भी जाहिर की जा रही है कि कहीं यह सहयोग चीन के विकल्प के रूप में खड़ा ना हो जाए, क्योंकि असली मुकाबला अब केवल सीमा पर नहीं है। सेमीकंडक्टर कौन बनाएगा, जरूरी मिनरल्स की सप्लाई किसके हाथ में होगी, और भविष्य की इंडस्ट्री किस देश पर निर्भर रहेगी, अगले दौर की ताकत काफी हद तक इन्हीं चीजों से तय होने वाली है। अब जरा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की नई रिपोर्ट को समझिए, क्योंकि आंकड़ा देखकर पहली नजर में आपको लग सकता है कि एक हफ्ते में भारत के 5.6 बिलियन डॉलर आखिर चले कहां गए। 26 जून को खत्म हुए सप्ताह के बाद भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर करीब 666 बिलियन डॉलर रह गया है। लेकिन यहाँ मामला डॉलर खर्च होने का नहीं है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के गोल्ड रिजर्व की बदलती कीमत बताई जा रही है। दरअसल आरबीआई के पास मौजूद सोना वही है, उसकी मात्रा में कोई बड़ी कमी नहीं हुई, बदली है तो सिर्फ बाजार में उसकी कीमत। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अगर आपके घर में 100 ग्राम सोना रखा है और आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, फिर अगले हफ्ते गोल्ड का भाव गिर जाता है और उसी सोने की कीमत 9 लाख रह जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर से सोना गायब हो गया। सोना उतना ही है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू नीचे आई है। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के साथ भी फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा संपत्तियों में मामूली गिरावट हुई, जबकि कुल कमी का सबसे बड़ा हिस्सा गोल्ड की वैल्यू घटने से आया है।